दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले हुआ करते थे। अगर उनके हालिया बयान को देखें, खासकर आज और कल पिछले 24 घंटे के दरमियान जो बयान उनके सामने आए हैं, उससे दिल्ली की सत्ता का सतर्क होना लाजमी हो जाता है। लेकिन दिल्ली कितनी सतर्क है और चंद्रबाबू नायडू कितने सतर्क हैं, इन दोनों के बीच में हमें उत्तर और दक्षिण की सियासत को समझना होगा कि आखिर कैसे चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक धमकी का अंदाज अलग होता है। चंद्रबाबू नायडू कोई जयललिता नहीं है जो इस आधार पर सरकार से समर्थन वापस लेने चले जाएं कि तमिलनाडु में यानी उनके गृह राज्य में विपक्षी दल की सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। चंद्रबाबू नायडू उत्तर भारत की राजनीति के साथ भी उस तरह से मेल नहीं खाते जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर भारत की राजनीति के मुद्दे जाति गणना, आरक्षण और कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिसके साथ साथ जाकर के जुड़ती हुई दिखती है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए अलग तरह की राजनीति करते रहे। सत्ता में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा वो कोई मायने नहीं रखता। और खासकर तब जब चंद्रबाबू नायडू के पास खुद अपनी पार्टी का यानी तेलुगु देशम पार्टी का आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यों की विधानसभा में 3/4 बहुमत है। 175 में की 75% सीटें यानी 134 सीटें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास खुद की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को तो चंद्रबाबू नायडू की जरूरत हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 272 के बहुमत के आंकड़े से 32 पायदान पीछे हैं और वहां चंद्रबाबू नायडू के 16 लोकसभा सांसद बेहद जरूरी हो जाते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कोई मायने नहीं रखता। कोई जरूरत उन्हें नहीं है कि केंद्र समर्थन दे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें समर्थन दे या ना दे। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन और ट्रंप के टैरिफ और उसके पहले के इंपोर्ट ड्यूटी ने जो हालात पैदा किए हैं वो चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं। और वोट बैंक को कैसे प्रभावित कर रहे हैं जरा इसे समझते हैं, क्योंकि इसे समझने के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि जो ही बिहार का चुनाव यानी नवंबर का महीना खत्म होगा, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सत्ता से जाने की परिस्थितियां तो नहीं बन रही है। याद रखिए, राहुल गांधी ने भी इसी 7 अगस्त को बैठक बुलाई है। इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। और इंडिया अलायंस का नाम आपने आखिरी बार कब सुना था? लोकसभा चुनाव के दरमियान सुना था। बिहार के चुनाव में भी आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस की जगह महागठबंधन शब्द का प्रयोग हो रहा है। लिहाजा अब यदि इंडिया अलायंस की बैठक 7 अगस्त को बुलाई जा रही है तो उस बैठक के क्या मायने हैं उसे समझने के लिए सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू के आज के बयान और परिस्थितियों को समझते हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के एक्वा फार्मर्स यानी जलीय खेती करने वाले लोग, जिसमें ज्यादातर लोग मत्स्य पालन और झींगा उत्पादन से जुड़े हुए हैं, कोस्टल स्टेट है, तटीय राज्य है आंध्र प्रदेश, तो वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा साधन सीधे सीधे उसी मत्स्य पालन और झींगा उत्पादन से जाकर जुड़ जाता है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूएस को एक्सपोर्ट किया जाता है। और कैसे चंद्रबाबू नायडू पर दोहरी मार पड़ रही है, आइए जरा इसे समझते हैं। दरअसल पिछले अप्रैल में अमेरिका ने भारत के या दुनिया के कई सारे देशों के श्रिम्प प्रोडक्शन यानी झींगा प्रोडक्शन पर 27% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। और इसके विरोध में केंद्र से संरक्षण की मांग करते हुए उस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी थी कि इसके खिलाफ भारत सरकार कड़े कदम उठाए और आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए नीतियां बनाए। हो सके तो अमेरिकी प्रशासन से भी गुजारिश करे कि ऐसा न किया जाए। दरअसल भारत का यूएस के साथ कुल निर्यात यदि पिछले साल को देखें तो 2.55 बिलियन डॉलर है, यानी तकरीबन आप कहें कि 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा। और उस 2.5 बिलियन डॉलर में से 80% आंध्र प्रदेश से जाता है। और उस 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के भारत के कुल अमेरिकी निर्यात में जो यूएस को भारत निर्यात करता है उसका 92% हिस्सा झींगा उत्पादन से आता है। और झींगा उत्पादन से जब इतना बड़ा पैसा आता है, आंध्र प्रदेश के किसान ही 92% करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि 2.25 बिलियन से कम का आंध्र प्रदेश का यूएस को एक्सपोर्ट नहीं है। यूं कहें कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें भारत आयात भले ही कुछ भी करे, लेकिन भारत का जो निर्यात यूएस को है वो मूलतः आंध्र प्रदेश आधारित है। और जिस प्रकार से ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाया या इसके पहले भारत के एक्वा प्रोडक्शन पर जिस तरह से 27% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, तो वो 27% और ये 25% टैरिफ, ये तकरीबन 52% की जो मार पड़ रही है आंध्र प्रदेश के किसानों को, उसने चंद्रबाबू नायडू को हिला दिया है। बहुत बड़ी संख्या में एक्वा फार्मिंग में यानी जलीय खेती में और मत्स्य पालन में, झींगा उत्पादन में लगे हुए लोग आंध्र प्रदेश के मतदाता हैं। वही इस चुनाव का निर्धारण करते हैं और दिल्ली से जो सपोर्ट चंद्रबाबू नायडू को चाहिए, उस सपोर्ट के लिए अब लाजमी हो जाता है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो मौजूदा दौर में गलतफहमियां बढ़ी है, जिस प्रकार से भारत को एक डेड इकोनॉमी यानी एक मृत प्राय अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, उस मृत प्राय अर्थव्यवस्था में यदि आंध्र प्रदेश के जलीय किसानों के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं, तो याद रखिए ये चंद्रबाबू नायडू हैं, ये नरेंद्र मोदी के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता निभाने नहीं आए। चाहे जिस किसी भी सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में समर्थन दिया, देवेगौड़ा या गुजराल की सरकार रही हो या 6 सालों तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, दिल्ली से केंद्रीय योजनाओं का बड़ा हिस्सा उस वक्त भी आंध्र प्रदेश को जाता था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो कई बार आधी राशि आंध्र प्रदेश को दे दी गई, आधी से ज्यादा दे दी गई। वो एक भी मंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाजपेयी सरकार में नहीं बनाया था। लोकसभा अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, महत्वपूर्ण पद अपनी पार्टी के खाते में रख लिया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की नकेल एक तरह से आंध्र प्रदेश ने अपने पास रखी थी। समर्थन के बूते तब 29 सांसद उनके हुआ करते थे, आज भी 16 सांसद हैं और ये 16 सांसद नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू ने वो भूमिका बनानी शुरू कर दी है जिस भूमिका का लोग अक्सर और खासकर इंडिया अलायंस वाले उनसे उम्मीद करते हैं? कई सारी बातें यहां पर आकर जुड़ जाती हैं। नायडू की मौजूदा भूमिका को देखें तो इस देश के वो वरिष्ठतम मुख्यमंत्री हैं। 3 दशक पहले यानी 1995 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तकरीबन 50 साल पहले वो विधायक बने थे। 1995 में मुख्यमंत्री रहा कोई भी व्यक्ति इस देश में अभी मुख्यमंत्री पद पर नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर उनकी भूमिका मौजूदा दौर में, ज्योति बासु जो मुख्यमंत्री बंगाल के थे, यानी स्टेट्समैनशिप वाली, एक स्टेट्समैन वाली भूमिका दिखती है। और स्टेट्समैन वाली भूमिका का मतलब क्या होता है? स्टेट्समैन वाली भूमिका का मतलब होता है कि राष्ट्र के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर जुबान खोलना, राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखते हुए अपनी राजनीति को करना। नायडू उन चंद बिरले नेताओं में से दिखते हैं। उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि इस देश में उत्पादन की क्या स्थिति है। उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि ट्रंप यदि डेड इकोनॉमी कह रहे हैं तो ये बात तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से खारिज करने योग्य नहीं है। उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि आंध्र प्रदेश के लोगों का और किसानों का हित प्रभावित हो रहा है। और उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि इस देश की इकोनॉमी का पहिया करीब करीब रुक सा गया है, क्योंकि इस देश के 60% के करीब लोग तो 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर गुजर बसर करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जब देश की यह स्थिति हो तो इस देश के एक्सपोर्ट में, खासकर अमेरिकी एक्सपोर्ट में, अमेरिकी निर्यात में इंजन की भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश की स्थिति भला इससे इतर कैसे हो सकती है? यही चिंता चंद्रबाबू नायडू को परेशान कर रही है कि भारत आगे बढ़ेगा तो आंध्र प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। अब उनके पास वो हैदराबाद रूपी साइबराबाद नहीं है, वो तेलंगाना का हिस्सा हो चुका है। बड़े शिद्दत से चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद के साइबराबाद वाले स्वरूप का सृजन किया था, लेकिन अब वो सृजन उनके पाले से निकलकर पड़ोस के राज्य के पाले में है। अब उन्हें अमरावती बनाना है। अमरावती के लिए सपोर्ट चाहिए दिल्ली का, अमरावती के लिए सपोर्ट चाहिए वित्त मंत्रालय का, राज्य की आर्थिक गतिविधियों के लिए सपोर्ट चाहिए केंद्र सरकार का, और इन सब से ज्यादा जरूरी आम आदमी के आर्थिक हितों के लिए सपोर्ट चाहिए अमेरिकी निर्यात का, जिस पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू की चिंता को यदि इससे थोड़ा इतर उनके बयानों से जाकर देखें तो न तो वो इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के पाले में झुकते दिखे हैं और न ही एनडीए गठबंधन के पाले में झुकते दिखे। डिलिमिटेशन का प्रोसेस आज कहां है? परिसीमन आयोग और परिसीमन में सीट बढ़ाने का मुद्दा करीब करीब चंद्रबाबू नायडू के रुख ने खत्म करा दिया।
लेकिन एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी तमिलनाडु, जिस प्रकार से वहां से आवाजें उठी हिंदी के विरोध की, उस स्टैंड पर स्टालिन के साथ वो खड़े नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हिंदी सीखनी चाहिए। तो एक तरह से बीच की लाइन चंद्रबाबू नायडू लेते हुए दिखे हैं कि जहां जरूरी है वहां पर इंडिया अलायंस के कुछ मुद्दों के साथ भी खड़े रहना है और जहां जरूरी है एनडीए सरकार के से इतर भी जाकर के बोलना है, उसके रुख से इतर भी बोलना है। यही काम चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कब तक करते रहेंगे। 7 अगस्त को इंडिया अलायंस के नेताओं की राहुल गांधी के सरकारी आवास पर बैठक बुलाई गई और उस बैठक में कहा तो जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का फैसला लिया जाएगा या उससे संबंधित चर्चा होगी, लेकिन जरा 7 अगस्त की तारीख को हम याद करने की कोशिश करें तो 7 अगस्त की तारीख इस देश के इतिहास में राजनीतिक रूप से चाल, चरित्र और चेहरा बदलने वाली तारीख है। जी हां, यही वो तारीख है 35 साल पहले, तकरीबन 3.5 दशक पहले, जब 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैबिनेट ने मंडल आयोग को मंजूरी दी थी और वही मंडल पार्ट 2 की तरफ राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। जाति गणना और आरक्षण बढ़ाने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात वो कर रहे हैं। तो 7 अगस्त की तारीख को यदि राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है तो क्या चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक ऑक्सीजन वहां से मिलने वाला है या उनकी राजनीतिक भूमिकाओं को दिल्ली में एक ब्रॉडर कैनवास पर, एक बड़ी राजनीतिक कैनवास पर देखने के लिए राहुल गांधी कोई बिसात तो नहीं बिछा रहे। इंतजार तो इसके लिए 7 अगस्त का करना होगा, लेकिन 7 अगस्त की तारीख को जो भूमिका लिखी जाएगी, चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की एकजुटता का हो, संसद के मानसून सत्र के बचे हुए दिनों में विपक्ष की भूमिका का हो, चाहे मंडल पार्ट 2 को लेकर नए सिरे से प्रभावी रणनीति का हो, या फिर केंद्र सरकार जिस प्रकार से एसआईआर और दूसरे मुद्दों पर संवैधानिक संस्थाओं की आड़ में अपना एजेंडा लागू करवाने की दिशा में बढ़ती जा रही है, वो मुद्दा हो, उस दिन एक भूमिका तो जरूर रखी जाएगी। और यदि उसके पहले ट्रंप के टैरिफ का यदि निशाना बना रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, तो निशाना तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ही है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे मोदी सरकार पर ही तो ब्लेम कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां आ गई जिसमें अमेरिका और भारत के संबंध इस स्तर पर चले गए। क्या ये परिस्थितियां अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? उनके समय में मामला क्यों नहीं बिगड़ा? मनमोहन सिंह के समय में मामला क्यों नहीं बिगड़ा? देवेगौड़ा, गुजराल और नरसिम्हा राव के समय में क्यों नहीं बिगड़ा? ये इसी समय में क्यों बिगड़ा है? सीधे सीधे ये बात कहने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से नायडू यही बात तो कह रहे हैं। लेकिन नायडू के बयानों का और अगली राजनीतिक भूमिका और इंडिया अलायंस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए नवंबर का महीना क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल इसलिए है कि नीतीश कुमार एनडीए की छतरी तले कब तक है, ये सभी जानते हैं। नीतीश कुमार का एकमात्र एजेंडा बिहार के इलेक्शन में क्या है, ये किसी से दबा ढका नहीं है। उनका एकमात्र एजेंडा यही है कि किसी भी प्रकार से बिहार की विधानसभा का नवंबर के चुनाव के बाद जो अंक गणित बदलेगा, उस अंक गणित में तीसरे नंबर की पार्टी से कम ऐसी पोजीशन में जरूर पहुंच जाए जहां राष्ट्रीय जनता दल की तुलना में उनके विधायकों की संख्या ज्यादा हो। और ऐसा क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार? ऐसा इसलिए चाहते हैं कि अब तक राजद के साथ जो 2 बार सरकार चलाने की असफल कोशिश उन्होंने की, उस कोशिश की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल से एक छोटा विधायक दल था। चाहे 2015 का मैंडेट हो जिसमें 9 विधायक नीतीश कुमार के पास आरजेडी की तुलना में कम थे, चाहे 2022 की कोशिशें हो जिसमें 30 विधायक 34 विधायक राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड के कम थे। अब वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी 70-75 पार कर जाए एनडीए के बैनर तले और राष्ट्रीय जनता दल 50-55 के आसपास आ जाए। और इसी काम के लिए नीतीश कुमार एनडीए के साथ रुके हुए हैं, क्योंकि यदि वो चुनाव के पहले राजद के साथ चले जाते तो राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पर 2015 की तरह जेडीयू से बड़ा विधायक दल बन जाता और फिर वही दुश्वारियां आती उन्हें सरकार चलाने में जो पिछली 2 बार आई थी। तो इसी दुश्वारियों से बचने के लिए नीतीश कुमार एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में तो प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाने की पूरी तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है वहां पीके फैक्टर बहुत दमदार नहीं दिख रहा
और उस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के मुकाबले 20 साबित होने की स्थिति जेडीयू की अभी फिलहाल कुछ लोग बिहार के राजनीतिक विश्लेषक बताते जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार यदि अपने मिशन में कामयाब हो गए, यदि उनके विधायकों की संख्या राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा हो गई, तब चंद्रबाबू नायडू अभी जो बयान देकर भूमिका तैयार कर रहे हैं, क्या वो भूमिका नायडू की भूमिका नहीं होकर एनडीए के नानी फैक्टर की भूमिका हो जाएगी, यानी नायडू नीतीश फैक्टर की भूमिका, और फिर नए सिरे से दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां शुरू होंगी। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में यह आरोप लगे कि अमेरिका ने जिस देश की सत्ता को, चाहे वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई हो, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से ना चुनी गई हो, जिसे नहीं चलने देना चाहा उसे नहीं चलने दिया। भारत की स्थिति में मैंडेट को लेकर सवाल है। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या अभी जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटों के नतीजों पर वोटों की चोरी नहीं हुई। यह बात हम नहीं कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं। मशीनी व्यवस्था और मशीनी डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ पहले से सवाल है, और इन सवालों के दायरे में यदि एनडीए का कुनबा थोड़ा भी बिखरा, नानी फैक्टर और उसके साथ महाराष्ट्र में नाराज बताए जा रहे एकनाथ शिंदे ने अपनी भूमिका को तय कर लिया, तो ये 35 सांसद किसी भी दिन दिल्ली में एनडीए सरकार की जगह इंडिया सरकार का साइन बोर्ड लगा सकते हैं। इतनी ताकत इनके अंदर है। तीनों की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 पार्टनर के भीतर इतनी ताकत है कि दिल्ली में सत्ता का मिजाज बदल दे, सत्ता बदल दे। तो क्या सत्ता बदलने के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, उसकी भूमिका अगस्त महीने से ही चंद्रबाबू नायडू तैयार कर रहे हैं। दरअसल पूर्व में जब भी केंद्र में सरकारें गिरी, जब भी खंडित जनादेश के दौर में सहयोगी दलों ने समर्थन वापस लिया, भूमिकाएं इसी तरह बनी है। जयललिता की भूमिका को भी याद करें तो इसी तरह बनी थी, जो सुब्रमण्यम स्वामी की टी पार्टी तक पहुंचते पहुंचते वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गई थी। उसके पहले भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के संबंध वीपी सिंह के समय में उसी तरह से बिगड़े थे, जिस तरह से अभी चंद्रबाबू नायडू बयानों के मार्फत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तब राम मंदिर के मुद्दे पर और मंडल कमंडल के मुद्दे पर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों के संबंध बिगड़ने शुरू हुए और रामो वामो का प्रयोग धाराशायी हो गया था। सिवाय देवेगौड़ा सरकार के हर सरकार, कोई सरकार अचानक नहीं गिरी, भूमिकाएं पहले से दिखने लगी। वो सीताराम केसरी नहीं, देवेगौड़ा की सरकार को एक झटके में अचानक अपने बंगले से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाकर चिट्ठी सौंपकर सरकार के जाने का फरमान सुना दिया था। आज की स्थिति में जो भूमिका चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, कम से कम उनके राज्य का मतदाता उनके पीछे खड़ा होने की स्थिति में हो सकता है, क्योंकि जब राज्य के आर्थिक हितों को लेकर के कोई राजनेता आगे बढ़ता है, आम आदमी के हितों को लेकर के आगे बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि उसे राज्य के लोगों का समर्थन मिलता है। अभी समर्थन मिलने और समर्थन गंवाने का वक्त है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पीछे जगन मोहन रेड्डी भी तो लगे हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी सीधे सीधे मुद्दों से हटने और चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगा रहे हैं, और जगन मोहन रेड्डी स्वाभाविक है कि किसानों के जख्मों पर, जलीय किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने, जिनका यूएस के साथ निर्यात घटने और निर्यात पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ आने के बाद उनकी आर्थिक दुश्वारियों के बढ़ने का वक्त करीब आ रहा हो, तो जख्म पर मरहम लगाने वाला नेता तो क्या दक्षिण और क्या उत्तर, हर तरह की परिस्थितियों में फायदा उठाने की स्थिति में होता है। तो क्या नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती बनी रहे, ये कहते हुए चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति का द एंड करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे? यदि वो तैयार हो जाते तो आज बयानों का सिलसिला राज्य के हितों से जोड़कर नहीं देखा जाता। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते अभी बहुत ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली और वाशिंगटन डीसी के बीच गर्मजोशी का स्तर घटा है। इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी को जनता के सवालों के जवाब देने में दिक्कतें आ रही है। लेकिन जब दिक्कतें इस स्तर पर बढ़ती जा रही है, जिसमें आम आदमी के आर्थिक हालात को कोई राजनीतिक दल मुद्दों के केंद्र में लेकर दिल्ली से सवाल करने और दिल्ली से राहत पाने की उम्मीद लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, और खासकर उस परिस्थिति में जब उसका जवाब दिल्ली के पास नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जवाब दिल्ली के पास नहीं है
तो क्या सत्ता बदलने के साथ दिल्ली के पास जवाब आ जाएगा? ट्रंप की दिक्कत भारत से है या ट्रंप की दिक्कत नरेंद्र मोदी से है? इसी सवाल के इर्द गिर्द इस देश के कई सारे राजनीतिक सवालों का जवाब मिलना है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन याद कीजिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इसी यूएसए ने उन्हें अमेरिका का वीजा देने से मना कर दिया था। वो उन्हें आने नहीं देना चाहता था क्योंकि 2002 में गुजरात में जो कुछ भी हुआ था, कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के बीच भी वही मान्यताएं थी जो इस भारत के अंदर, देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की रही। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को रोका नहीं जा सकता था। लिहाजा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को यूएस जाने से रोका भी नहीं जा सकता था, रोका भी नहीं गया। हालात बदल गए, लेकिन अब हालात फिर से 2014 के पहले की परिस्थितियों में तो नहीं जा रहे। याद रखिए, सियासत के बदलते हुए मिजाज को भांपने में चंद्रबाबू नायडू का जवाब नहीं है। संयुक्त मोर्चा का दामन छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी का दामन थामना है और बार्गेनिंग कैबिनेट पोर्टफोलियो पर नहीं, कैबिनेट मंत्री पद पर नहीं, कैबिनेट की संख्या पर नहीं, बार्गेनिंग लोकसभा अध्यक्ष पद के साथ करनी है। अपनी पार्टी के लिए लोकसभा का अध्यक्ष पद हासिल करना है। ये भला कौन सोच सकता था सिवाय चंद्रबाबू नायडू के? तो क्या दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ भी अगर भविष्य में राजनीतिक बार्गेनिंग नानी फैक्टर की होती है तो उस नानी फैक्टर की बार्गेनिंग में इसी तरह के मुद्दे सामने लाए जाएंगे जिसकी भूमिकाएं आज आर्थिक हितों को ऊपर रखते हुए नायडू ने रख दी है? देखते जाइए, इंतजार कीजिए। इतना तय है कि नवंबर के बाद, बिहार चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बैसाखियां कब अपना रुख बदल दे, बैसाखियां कब अपना राजनीतिक मिजाज बदल दे, कहा नहीं जा सकता। सेकुलर और कम्युनल के बीच भारत के अंदर सिर्फ खेमेबंदी और खेमे बदली का ही तो खेल होता है, और उस खेमेबंदी और खेमे बदली के खेल में सेकुलर और कम्युनल शब्द की परिभाषा राजनीतिक तौर पर तय हो जाती है। वो रवायत अभी बदली नहीं है और उस रवायत को इस देश की सियासत बदलना भी नहीं चाहती, सियासतदान भी बदलना नहीं चाहते, लेकिन इस देश का मिजाज भी तो बदलना नहीं चाहता। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।